विशेष कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आप लोगों को नमन करता हूँ, आप लोगों का वंदन करता हूँ। बहुत सारे लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि एक पैरेंटिंग पे एक सीरीज होनी चाहिए। ये आज का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक इम्पोर्टेंट मसला है और जहाँ पर लोग चाहते हैं सुनने के लिए। तो हमने पेरेंटिंग की पहली सीरीज की थी जिसमें था कि बच्चों की खामोशी भी बोलती है, उसे साझा करिए, सुनिए। बच्चों का स्ट्रेस जो है वो आप समझिए और उससे बात करिए। आज की जो सीरीज है, आज हम जो चाहते हैं कि पेरेंटिंग किस तरह से चेंज हुई है और दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज हमारे पेरेंटिंग में अब इन्वॉल्व हुई है वो है टेक्नोलॉजी का असर या टेक्नोलॉजी का रूप। अब सोशल मीडिया है या मेल्स हैं या नेट है, इन चीजों के चलते पेरेंटिंग में क्या बदलाव हुआ है, इस बारे में हम आप सब लोगों से चर्चा करेंगे। इस पर बात करने के लिए अरविंद चौकसे जी हैं जो पेरेंटिंग में एक्सपर्ट हैं। प्रसून नायक मैडम है जो केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल रही हैं और करीब 40-45 साल का आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस है। ओमप्रीत हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हम लोगों को ज्वाइन कर रही हैं, जो डेटा एनालिस्ट हैं। विनोद फोतेदार जी हैं जो दस्तारा सॉल्यूशन, जो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके सीईओ हैं और आपको पेरेंटिंग का भी काफी शौक भी है और अनुभव भी है। तो सबसे पहले हम अरविंद चौकसे के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं, अरविंद चौकसे जी, पेरेंटिंग में एक लंबे समय में जो एक बदलाव आया है वो पहले क्या था और अब क्या है, इन दोनों जगहों पे आप किस तरह का बदलाव देखते हैं? अरविंद चौकसे जी। सभी लोगों की नमस्कार। पेरेंटिंग एक आर्ट है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया है। हमारे जो फोर फादर्स ने हमारे फादर को सिखाया, फोर फादर्स ने हमारे पेरेंट्स को सिखाया, उसके बाद हमको सिखाया गया। जिस जो पेरेंटिंग हमारी हुई है उसमें एक रूल था कि कोई रूल नहीं था। अब सिर्फ एक चीज लागू होती थी कि पहले बच्चों के साथ उनके लिए रोकते थे, रोको, फिर उसके बाद टोकते थे और फिर भी अगर नहीं चलता था तो फिर ठोकते थे। ये 3 पैटर्न्स पे पेरेंटिंग होती थी जो कई सालों से चली आई। अब पहले बहुत से पेरेंट्स जो फादर थे या मदर थे उनको मालूम नहीं था कि बच्चे पालते कैसे हैं, क्योंकि हमारे पास एक जॉइंट फैमिली थी। हमारे पास इर्द गिर्द सब लोग थे कि बच्चे बड़े हो जाते थे, पेरेंट्स को मालूम ही नहीं पड़ता था कि कब क्या हो गया। उनके कैरियर भी डिसाइड करने वाले उनके आसपास के लोग होते थे। अब चूंकि फैमिली छोटी होती जा रही है, माइक्रो होती जा रही हैं, सिर्फ सिंगल पेरेंट्स और मदर ही इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके लिए बहुत टफ हो गया है हर एक चीज पे। और आज की डेट में सिवाय उनके पास ऑप्शंस की उनकी एक एक चीज को मानना, मतलब आजकल बच्चे पेरेंट्स हो गए हैं और पेरेंट्स बच्चे हो गए हैं। दौर बहुत तेज दम से चेंज हुआ है और इसके लिए टेक्नोलॉजी और प्लस जो एडवांसमेंट हुआ है उसको पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं कि आजकल जो भी बच्चा आ रहा है वो अपग्रेड वर्जन आ रहा है। जैसे मोबाइल्स के लिए और बाकी सब गैजेट्स के साथ जितने भी मैनुअल्स तो आते हैं, लेकिन बच्चे के साथ कोई मैनुअल नहीं आता कि इसके साथ हैंडल कैसे करना है। तो आज के दौर में सब कुछ बहुत यानी साइंटिफिक हो गया अरविंद, है। माना जाए कि आप पुराना नोकिया फोन है और जो आपके बच्चे हो रहे हैं वो एप्पल 16 है, अब तो 17 आ गया होगा शायद। चलिए एग्जैक्टली हम आपके पास बात करते हैं। आज शायद ओमप्रीत मैडम हमसे उतनी गुस्सा नहीं होंगी, कल वो कही थी कि आज कोई मेल पेरेंट नहीं है, जो पहली सीरीज हमने की थी तो आज 2 मेल पेरेंट हैं, तो शायद आज ओमप्रीत मैडम कंफर्टेबल होगा। मैडम प्रसून मैडम के पास हम चलते हैं। आपने 40-45 साल एजुकेशन में निकाले, आप क्या अंतर देखती हैं पेरेंटिंग में जो टेक्नोलॉजी आई है? जब बच्चे इंटरनेट भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, तमाम जो नई चीजें आई हैं, एक नया समाज बन रहा है, इसमें पेरेंटिंग में क्या डिफरेंस आया है और क्या डिफरेंस आना चाहिए? आप दोनों पे हम लोग को बात करिए, दोनों चीजें समझाइए। पहली बात ये थी कि टीचर क्लास में बिना तैयारी के भी चला जाए तो 40 मिनट के बाद बच्चों को खुश करके लौटता था। लेकिन आज के समय में बिना तैयारी के अगर टीचर क्लास में है तो बच्चे पढ़ा देंगे, ये तो पक्का है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी के आने से टीचर्स के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को अप टू डेट रखें। अगर वो अप टू डेट नहीं रखेंगे तो बच्चा काफी टेक्नोलॉजी जानता है, इंटरनेट से काफी पढ़ाई संबंधी और बाकी बाहरी भी बातें वो जान लेता है। तो अगर आपको अपना इम्पोर्टेंस बना के रखना है तो टेक्नोलॉजी में बहुत चीजें अच्छी भी हैं,
हम लोग खुद स्मार्ट क्लासेस में जो बताते हैं तो वो टेक्नोलॉजी के हेल्प से ही बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरा जैसा सोचना है कि चौक डस्टर लेके जो पढ़ाई होती है वो टेक्नोलॉजी नहीं करवा सकती आज भी। कि जो हम लोग चौक डस्टर लेके जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो एकदम उनके दिमाग में बैठ जाता है, वो याद हो जाता है। टेक्नोलॉजी से बच्चा सीखता तो है और बहुत सीख रहा है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन उससे ये नहीं हो सकता कि टीचर का इम्पोर्टेंस कुछ कम हो गया। टीचर को चलिए अपनी हम चलते हैं ओमप्रीत मैडम के पास, जो डेटा एनालिस्ट भी हैं और अमेरिका से हम लोग को ज्वाइन भी कर रही हैं। मैडम, आपसे हम लोग 2-3 चीजें जानना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद डेटा एनालिस्ट हैं, तो आप डिजिटली एक्सपोज्ड हैं। आप वहां पे रहती हैं अमेरिका में, तो हम लोग मान के चलते हैं कि भारत से ज्यादा वहां पे बच्चे टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली होंगे। और तीसरी चीज, जो तेजी से एक दौर आया है टेक्नोलॉजी का, तो इसमें पेरेंटिंग में आप क्या डिफरेंस देखती हैं? और बच्चों को एक हेल्दी डिजिटल एक्सपोजर मिले, इसके लिए आप क्या प्रिवेंशंस लेती हैं, क्या प्रिकॉशंस लेती हैं, और किस तरह से पेरेंटिंग करती हैं ओमप्रीत मैम? जी, जी सर। सो जैसे मैम ने कहा कि हर चीज़ का एक अच्छा साइड और एक बुरा साइड होता है, वैसे टेक्नोलॉजी का भी अच्छा और बुरा साइड है। अच्छा इसलिए बिकॉज़ मी एज़ अ मदर मैं जानती हूँ जब हम छोटे थे तो हम लोगों को पेरेंट्स चीज़ें याद कराते थे बैठा के। मुझे याद है कि कॉपी में लिखाया जाता था, हम याद करते थे और मेरी सिस्टर्स या जो मेरी मदर थी वो बोलती थी चलो सुनाओ। तो बैठ के सुनाते थे, ज़्यादा टाइम देना पड़ता था। थक जाते थे या उनको अपना एडिशनल काम होता था। जब मेरी बेटी हुई तो अच्छी चीज़ ये थी कि हमने बोल-बोल के सिखाया उसको कलर्स, बट हमने चूज़ किया उस डिजिटल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कि उसको क्या देखने देना है आफ्टर अ सर्टेन एज। जैसे कलर्स उसने ऑटोमैटिकली यूट्यूब से सीख लिए। जब जब टीवी कभी चल रही होती थी तो उसमें ऐड आती थी तो उसमें उसको कुछ ना कुछ दिख जाता था। तो कलर्स उसने टीवी के माध्यम से ही सीख लिए। मुझे इतना ज़्यादा पीछे पड़ना नहीं पड़ा। आज भी कुछ चीज़ें जैसे यूएस में बहुत सारी चीज़ें आपको डिजिटली ही दी जाती हैं। जैसे होमवर्क भी आपको आईपैड पे दिया जाता है, आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, तो राइटिंग हैबिट बच्चे की कम हो जाती है। इन दैट केस उस सिचुएशंस में मुझे जो लगता है पेरेंट्स को, एज़ हमने लास्ट डिस्कशन में भी डिस्कशन किया था, पेरेंट्स को एक स्पेसिफिक टाइम डेडिकेट करना चाहिए बच्चे के साथ, सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि ओवरऑल डिस्कशन के लिए भी। जहाँ उसको आप गुड और बैड बता सकते हैं कि बेटा बहुत ज़्यादा अगर आप टीवी देखोगे या बहुत ज़्यादा आप आईपैड देखोगे या यूट्यूब देखोगे, तो आपकी लर्न करने की या मेमोराइज़ करने की या उसको दिमाग में रखने की क्षमता कम हो जाती है। व्हेयरएज़ आपने देखा, आप लिख लोगे, तो थोड़ा-सा जल्दी मेमोराइज़ हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा फ्री टाइम मिलेगा, देन यू विल बी एबल टू प्ले, तो आप खेल ज़्यादा पाओगे। तो चीज़ें समझाने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। हर चीज़ खराब ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आज भी जैसे मुझे कुछ मैथ का, क्योंकि यहाँ पे मै एडिशन समझाना और इंडिया में एडिशन समझाना एक डिफरेंट, थोड़ा-सा उनका अप्रोच अलग होता है। तो मुझे कई चीज़ें खुद सीखनी पड़ती हैं यूट्यूब में कि यूएस में एडिशन कैसे समझाया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, बिकॉज़ यहाँ पे आप लेगोज़ और वो सब लेके ज़्यादा समझाते हो बच्चे को। तो वो सारी चीज़ें कैसे करना है वो भी मैं कई बार यूट्यूब से सीखती हूँ। तो टेक्नोलॉजी एज़ अ मदर, टेक्नोलॉजी मैं भी बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकती, बट हाँ, रिस्ट्रिक्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना टू अपने बच्चे के नॉलेज एनहांस करने के लिए ठीक है, लेकिन सिर्फ़ उसको वही एक्सपोज़र देना बिल्कुल गलत है। जी, हमारे साथ विनोद फोतेदार जी हैं। विनोद जी, ओपनिंग रिमार्क्स आप अपने कहिएगा, लेकिन एक मेरा एक सवाल भी है। कुछ दिन पहले मेरा बेटा मेरे पास आया, वो 7th क्लास में है। उसने एक गंदी सी गाली मुझसे बक के पूछा कि इसका हिंदी में अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या होता। मैंने कहा अब तो तुम कुछ बड़े हो जाओगे तो समझोगे। मैं उसको समझ नहीं पाया था कैसे समझाया। बाद में उसने नेट पे गूगल में डाला कि इसका अर्थ क्या है, इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो मुझे आपसे 2-3 बातें समझनी है। पहली बात, मोरल पॉलिसिंग की बात नहीं कर रहे कि आप मोरल पुलिस हो, लेकिन बच्चा क्या नेट पे इंटरनेट पे देख रहा है, वो पेरेंट्स को क्या जानना चाहिए, क्या देखना चाहिए कि वो क्या सर्च कर रहा है, क्या देख रहा है। और बच्चे को ये कैसे डिफरेंशिएट आप कराएंगे कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो फ्राइड कहता है जिस चीज को आप मना करेंगे बच्चा वो जरूर देखेगा। तो टेक्नोलॉजी में जो एक एक्सपोजर आया है, इसमें पेरेंटिंग किस तरह से चेंज करनी चाहिए, किस तरह से चेंज होना चाहिए। जैसे वो मुझसे गाली का अर्थ पूछ रहा है तो मैं नहीं बता पाया, नहीं समझा पाया, तो वो नेट पे देख रहा है। तो अब आपको कैसे समझें कि उसको को सही चीज देखे? विनोद जी। नमस्कार। पेरेंटिंग तो बड़ा, जैसे अरविंद जी ने शुरू में बोला, सबके कमेंट्स अच्छे थे। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स आर्ट है और आसान नहीं है एक्चुअली। पेरेंट शादी से पहले सर्टिफिकेट लेना चाहिए कि ये पेरेंट बनने के लायक है कि नहीं है।
बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और नहीं ऐसे आज ऐसे सर्टिफिकेट मत बांटिए भाई, बहुत से लोग फिर शादी भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे मत करिए। हाँ होना चाहिए, क्योंकि आज की जो अफरा तफरी हम पर्टिकुलरली इंडिया में देखते हैं, जो आप मेरे सवाल से तो नहीं इनकरेज होके पूछ रहे हैं, नहीं सर्टिफिकेट वाली बात है। चलिए, जो जो अभी प्रॉब्लम्स दिख रही है वो इसीलिए कि पेरेंटिंग ठीक से हमारी जनरेशन की या किसी और जनरेशन की ठीक से नहीं हुई है, और उसी का कारण है जो पूरा अव्यवस्था या कोई क्राइम या जितने भी चीजें हम देखते हैं उसमें स्कूल कॉलेज और समाज का रोल तो होता ही, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है पेरेंटिंग का। और अगर समाज कितना भी बुरा हो, इसी समाज में कोई बच्चा बड़ा शाइन होकर के निकल जाता है, क्योंकि उसमें डिफरेंस अगर आप देखेंगे, अगर आप एनालाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो पेरेंट्स का या परिवार का, फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, क्योंकि वो अलग से एक एजुकेशनल सिस्टम उनकी फैमिलीज में इवॉल्व हुआ होता है, जिससे वो अपना अच्छा क्या है बुरा क्या है समझा देते हैं। मैं कहीं पहले भी बहुत सारे सेशंस में बोल चुका हूँ कि टेक्नोलॉजी को आप अवॉइड कर नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी टूल है, ये इवॉल्व होता रहेगा और इसको यूज करना सीख लीजिए। अब इसमें भी अब बच्चा क्या देख रहा है, देखो 18 साल तक आपको कानूनी, आई डोंट नो यूएस में कुछ और नंबर होगा, इंडिया में आप 18 साल तक बच्चे को लीगली आप उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हो कि वो इंटरनेट पे क्या देख रहा है, और देखना भी चाहिए। उसके बाद में फिर प्राइवेसी इशू हो जाता है कि आप उसके क्योंकि वो अब अडल्ट हो चुका है, आप उसके लैपटॉप में घुस के, उसके आईपैड में घुस के, या जो भी आपने उसको यंत्र टूल दिया है उसमें घुस के नहीं देख सकते, वो परमिशन के बगैर। वो आपको परमिशन देगा तो आप देख लीजिए, नहीं तो आप देख नहीं सकते। अदरवाइज आपको मॉनिटरिंग टूल्स आते हैं, आप देखिए ब्राउजर में भी लिखा होता है कि आप कितने साल के हो। आप यूट्यूब का जब चैनल खोलते हैं उसमें भी सर्च जब आता है, उसको अगर पता है कि ये बच्चा जो सर्च करता है तो उसको अलग प्रकार से आंसर देगा। उसमें जब आप डिफाइन करते हैं शुरू में कि मेरा एज इतना है, तो आपके जो बच्चे के जवाब जो देता है गूगल या जो भी सर्च इंजन है, एक डिफरेंट तरीके से देते हैं। तो इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल जो अरविंद जी ने बोला था कि बड़ा कॉम्प्लेक्स आर्ट है पेरेंटिंग। तो अच्छा किया, शुरू किया सीरीज, बट इसको जितना डेप्थ में अब लोग देखें समझे, और इसमें एक्चुअली पेरेंट्स को बहुत समझाने की जरूरत है कि पेरेंटिंग कैसे करनी। विनोद जी एक बात और, छोटी सी बात और, पेरेंट्स को जैसे मुझे है नहीं पता कि कैसे जाके मैं देखूं कि मेरे बेटे ने क्या देखा कुछ देर पहले, लेकिन बेटे को पता है कि इसको डिलीट कहां से करना है, तो इसमें कैसे किया जाए? बुरा नहीं मानना, आंसर है आपकी पेरेंटिंग ठीक नहीं हुई है। बुरा मतलब ये जोक था वो। आपको सीखना चाहिए जाके कैसे करना है वो अब। लेकिन ये एक देखिए बहुत अगेन वाइड स्प्रेड इशू है ये कि बहुत सारे पेरेंट्स को डिजिटल यूसेज नहीं आती है, तो ये तो सीखना ही पड़ेगा, अदरवाइज कैसे होगा। इसके लिए मैजिक वर्ड तो है नहीं कि कैसे करें। आपको डिजिटली अवेयर होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। ये तो मिनिमम, वही मैंने बोला, मिनिमम क्वालिफिकेशन हो चुका है आजकल। तो अदरवाइज आप हेल्प ले लीजिए कहीं से, किसी से हेल्प ले लीजिए। हम हमेशा अवेलेबल है, पूछ लीजिए। अरविंद जी, बट मैं आपको सॉरी मैम। बट मैं इंटरप्ट करूंगी आलोक सर आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। जो भी ये वीडियो देखेगा उनको मैं बता दूं, आजकल मार्केट में फ्री और बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जो अगर आप अपने बच्चे के डिवाइस और अपने डिवाइस पे आप डाउनलोड कर लीजिए, उनको मैप कर लीजिए, तो आप तुरंत देख सकते हैं अपने डिवाइस से कि आपका बच्चा अपने डिवाइस में क्या देख रहा है, और वहां से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बंद कर दें तो आप यहाँ बैठे बैठे भी बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करिए। लेकिन एक एज तक करना पड़ता है, तो मुझे लगता है ओमप्रीत 15 मैडम, 16 मुझे तक नहीं आप पता आप करिए। मेरी बात पे मुझे नहीं पता आप मेरी बात पे भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन 80% जो मेरे पैनलिस्ट आते हैं वो अपने बच्चों की मदद से लॉग इन करते हैं। तो ये भी सर अच्छी बात नहीं है, बिकॉज दिस शोज कि वी आर नॉट, हम आजकल के जमाने का जो डायनामिक्स चेंज हो रहा है पेरेंटिंग का, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सबसे बड़ा जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था अपनी एज के साथ, बिकॉज मेरे फादर 83 इयर्स के, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने ओल्ड हैं, किस जमाने की पेरेंटिंग की होगी, और मैं बिल्कुल उनकी आधी उम्र की हूँ। तो आई वॉज अ वेरी न्यू चाइल्ड फॉर हिम। तो उन्होंने और मेरी लव मैरिज है, उस टाइम पे लव मैरिजेस नहीं होती थी, तो वो बहुत ही उन्होंने अपने आप को बहुत चेंज किया। तो हमें, मुझे लगता है चेंजिंग टाइम्स के साथ हमारी पेरेंटिंग भी थोड़ी सी चेंज मांगती है। ओमप्रीत मैडम, आपने सब्जेक्ट दिया है, जब कभी हम डिस्कस करेंगे तो हम आपसे जरूर पूछेंगे कि लव मैरिज करने के पहले कौन से डेटा है कलेक्ट किए जाते हैं और कैसे एनालिसिस किए जाते हैं। अलग अरविंद जी जी आपसे आपसे बिल्कुल सर। जानना,
वो ऐप यूज करने के लिए भी आपको ऐप यूज करना सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा, वो बिल्कुल, ये तो है, टेक्नोलॉजी तो सीखनी पड़ेगी जैसा सर ने बताया। अरविंद चौकसी जी, एक इम्पोर्टेंट बात हमें आपसे पूछनी है। ये आज एक स्कूल है आंध्र प्रदेश में, उसने 7 to 10th तक के बच्चों के बैग चेक किए, तो उनमें से जो चीजें मिली वो यानी आप उन पे भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, चाकू मिला या कुछ ताश के पत्ते मिले, वो तो सब ठीक है, लेकिन उनमें अजीब सा लिटरेचर और कंडोम्स के पैकेट, ये सारी चीजें भी उन बच्चों को बैग्स में से मिली, 7 से 10th के क्लास के बच्चों के पीछे। हम आपसे दो चीजें जानना चाहते हैं। अगर आप बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट होते हैं तो आप खड़ूस पिता हो जाते हैं या खराब पेरेंटिंग होती है? तो ये डिसिप्लिन कहाँ से शुरू होता है, और पुलिसिंग या मॉरल पुलिसिंग कहाँ तक चलती है, ये थोड़ा हम लोग को समझाइए ना। बच्चों को गुस्से में डांटना है, समझाना है, डराना है, या फिर उनको खुला छोड़ना है, कहाँ से लिमिट कहाँ से शुरू होगी? और आप बच्चे का बैग चेक करेंगे तो अजीब सा माना जाएगा, आप बच्चे का नेट चेक करते हैं तो अलग माना जाता है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो इस तरह के अजीब अजीब से रिजल्ट आते हैं, वो चौंकाने वाले होते हैं। तो यानी स्ट्रिक्ट होके रहना है, लिबरल होना है, तो कहाँ तक होना है, बच्चे को डिसिप्लिन भी करना है और डरावने पिता भी नहीं बनना, ये थोड़ा समझाइए। देखिए आलोक जी, पेरेंटिंग की एक अलग अलग एज होती है। एक छोटे बच्चे के साथ उसको अलग बिहेवियर चाहिए, एक स्कूल मेट मिडिल स्कूल्स की पेरेंटिंग एकदम डिफरेंट होती है, और टीन एज की एकदम अलग पेरेंटिंग होती है। और पेरेंटिंग के लिए दो प्रकार के पेरेंट्स होते हैं। एक तो पेरेंट्स होते हैं जो लर्निंग पेरेंट्स हैं, जो वास्तव में सीख रहे हैं कि मुझे कैसे बच्चे को पालना है। एक दूसरे होते हैं कि जो टीचिंग पेरेंट्स हैं, वो खुद ही सब कुछ बन जाते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं तुमको बताता हूँ कि तुमको करना क्या है। अब यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की, वो बच्चे पूरे टीन एज के हैं, और टीन एज के बच्चों के साथ एक बड़ी विडंबना है कि वो बच्चे तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स उनके साथ चाहते तो हैं कि वो बिहेव करें अडल्ट जैसे, लेकिन उनके लिए कभी भी फ्रीडम नहीं दी जाती है किसी भी प्रकार की, और उनके ऊपर हमेशा डाउट करते हैं। तो ये डाउट है जो उनके ऊपर फेथ नहीं करना, उनको इस टाइप की चीज़ों से सप्रेस कर दिया जाता है उनके बिहेवियर में, उनकी बातों में। और उससे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कि जो टीचिंग पेरेंट्स जो होते हैं, कि उनके साथ उनका संवादहीनता हो जाती है। ये वाया उनकी मदर के थ्रू चलती है पूरी संवाद। तो जहाँ पे ये बीच में गैप वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर तो ये बहुत कैसे ज़्यादा हो सकता दिक्कत है, आती है। संवाद कैसे बने? संवाद के लिए बहुत बेसिक सी बात है कि पेरेंट्स हमेशा जब भी बच्चा आता है, हम सब के यहाँ पे बच्चे से सब पूछते हैं कि क्या 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 हुआ, क्या कौन मिला था, क्या पढ़ाई हुई, क्या नहीं हुई। इसको अगर डिफरेंट चेंज कर दिया जाए कि बच्चे से अपनी बात बताना शुरू कर दिया जाए, तो वो उसको एक लिबर्टी मिलना शुरू हो जाएगी। प्लस एक चीज और हुई है कि आलोक, एक बहुत कॉमन सी बात है, यदि आप अपनी स्कूल में किसी से लड़ाई होती थी और हमने आपको फोन किया, आलोक आ जाओ विवाद हो गया, तो आप कहते थे कि 1 मिनट में आ रहे हैं। यदि यही बात उसने अपने पापा से बोली कि पापा मेरा झगड़ा हो गया है, तो वो बोलते थे बेटा तेरी गलती होगी, मैं आता हूँ, 2 मारूंगा तुम्हारे लिए, सीधे घर पे आओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उसका जो फेथ है, जो फादर और मदर के बीच का, फादर का और उस बच्चे के बीच का, वो गैप इतना ज्यादा बढ़ता जाता है कि बच्चा फिर कुछ बताती नहीं है, अरविंद, जबकि एक छोटी पेरेंट्स सी तो। चीज और, अब रिजल्ट आने वाले हैं, तो फादर डिसाइड करता है कि बच्चे क्या सब्जेक्ट लें, तो इसमें सही क्या होता है कि बच्चे खुद उनसे पूछा जाए कि मदर फादर डिसाइड करें? क्योंकि ये छोटे शहरों में प्रोफेशनल या कैरियर काउंसलिंग तो पॉसिबल है नहीं, कैसे किया जाए? ये बात जो टीचिंग पेरेंट है उनके साथ दिक्कत है, और जो लर्निंग पेरेंट है उनको तो मालूम होता है कि मेरे पास आज की डेट में बहुत टूल्स आ चुके हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट आ चुके हैं, डाटा एनालिसिस के थ्रू आप बहुत कुछ लेकिन मालूम हर कर आम सकते आदमी हो। के लिए पॉसिबल नहीं होता ना अपने बच्चों को ले जाना। तो तो उनको ये बात बहुत चीज़ समझनी चाहिए कि अगले 40 या 50 साल उनके इस डिसीजन पर डिसाइड होने वाले हैं। कब तक शर्मा जी और वर्मा जी से पूछते रहोगे कि तुम्हारा लड़का अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो मेरा लड़का भी तैयारी करेगा? या वो पेरेंट्स जो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाए हैं, वो अपने बच्चों से सब कुछ कराना चाहते हैं, इसलिए सब कुछ दिक्कत हो रही है। मेन प्रॉब्लम चलिए यही नायक है। मैडम के पास चलते हैं। मैडम, हमें दो चीजें आप भी बताइए। आपकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे डिसिप्लिन में भी रहें, बच्चे अनुशासित रहें, लेकिन इसके साथ साथ उनकी क्रिएटिविटी भी रहे,
वो रचनात्मक भी रहे, उनकी क्यूरियोसिटी भी डेवलप होती रहे। तो इन दोनों चीजों को कैसे मेंटेन किया जाए कि बच्चे अनुशासन में भी रहे, रचनात्मक भी रहे, और जो उन्हें क्यूरियोसिटी है, जो जानने की क्षमता है, जानने की इच्छा है, वो भी अपने माता पिता से कहते रहे और जानने की इच्छा करते रहे, चाहे भले वो गाली का मतलब हो या कोई नई चीज है वो भी मम्मी पापा से पूछे। तो दोनों चीजों में समन्वय कैसे होगा? सबसे पहले तो जो बात बताई डिसिप्लिन में रहें, तो टीचर एज ए टीचर हम कहेंगे कि हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होना चाहिए कि बच्चा उसको समझे, बजाय हम मारपीट करें, बच्चे को डांटें। मैंने अपना अनुभव बता रहा है कि अगर हम लैब के बाहर खड़े हो जाते थे तो पूरी स्कूल क्लास के अंदर हो जाती थी। मैंने अपने जीवन में कभी किसी बच्चे को एक चांटा भी नहीं मारा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज से हमें बच्चों को कंट्रोल रखना चाहिए। जिसकी तरह हम देखते हैं वो समझ जाए कि हम क्यों देख रहे हैं या हम उससे क्या चाहते हैं, पहली चीज। और ये तो हम बिल्कुल नहीं मानते कि बच्चे को डंडे के से और मारपीट से डिसिप्लिन में लाना चाहिए। ये बहुत गलत। कभी भी बच्चे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये मेरा सोचना है। अब बाकी हमें नहीं पता। दूसरी बात है, एक टेक्नोलॉजी वाली बात है। मैं बायो टीचर हूँ, तो मैंने क्लास में बहुत सारी परेशानियां भी फेस की है और बच्चों को बहुत सारी बातें बताई हैं। उसके बाद सेक्स एजुकेशन के बारे में भी बताया है, मैंने उसकी ट्रेनिंग की थी सेक्स एजुकेशन के लिए। तो मैंने देखा जब बच्चा एडोलेसेंस में जाता है तो वो कई बातें अपने माँ पिता से पूछता है, लेकिन अगर हम उसको क्लास में क्लियर कर देते हैं बहुत सारी बातें, तो वो शायद ना तो किसी दोस्त से पूछता है। अगर वो दोस्त से पूछता है तो गंदा साहित्य पढ़ता है वो। तो हमें सबसे पहले उसकी जो क्यूरियोसिटी है, या तो क्लास में टीचर करे या पेरेंट्स करे। तो क्लास में जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो बच्चे को डायग्राम बता के और उसको बोला जाता है कि जन्म के समय तो सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं होते, जब आप बड़े होते हैं आप में चेंजेस आते हैं, ये सारे सिस्टम उस समय डेवलप होते हैं। तो बच्चा उसको बहुत हेल्दी वे में और साइंस की लैंग्वेज में समझता। और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वो कोई गंदे साहित्य का सहारा लेगा इन बातों को पढ़ने के लिए, या मम्मी पापा से गाली का मीनिंग पूछे, क्योंकि बच्चा का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है टेक्नोलॉजी में साइंस की तरफ। वो प्योर साइंस की तरफ चला जाता है। और अगर पूछता है तो मम्मी पापा को बहुत ही बोल्ड होके और अपने बच्चे को समझाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो बच्चा फिर अगल बगल में या किसी का भी सहारा लेता, अपने दोस्तों का सहारा लेता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को माँ बाप को भी समझना चाहिए, टीचर्स को भी उनकी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति होती है। हम लोग एक पोस्ट बॉक्स लगाए हुए थे कि आपकी कुछ इस तरह की समस्या है, आप बिना नाम लिखे इसमें चिट डाल दीजिए, और हम लोग ग्रुप में उसको सॉल्व कर देते थे। एक क्लास होती थी सेक्स एजुकेशन की, उसमें हम लोग उसको सॉल्व कर देते थे हेल्दी वे में। तो बच्चा काफी खुश होकर वहां से जाता था। और हमने देखा कि कभी वो बच्चे, कई बच्चे ऐसी शेयर करते थे, हमें लड़कियां फोन करती, ऐसी चलिए बातें मैडम, भी। एक दूसरा चैलेंज है वो ओमप्रीत मैडम से समझने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपको बच्चे को डिजिटली एम्पावर करना है, टेक्नोलॉजी भी सिखानी है, और साथ में जो एक बात आपने कई बार सुनी होगी कि बच्चों को वैल्यूज, ट्रेडिशन, कल्चर, ये भी सिखाना है। तो इन दोनों चीजों में कैसे समन्वय होगा? आप उसको नेट भी सिखा रहे हैं, ईमेल कैसे करना है ये भी सिखा रहे हैं, और घर में पूजा कैसे होती है वो भी सिखाना है, मम्मी पापा से रिलेशन कैसे है वो भी सिखाना है, और दादाजी को रिस्पेक्ट करना है वो भी सिखाना। तो ये समन्वय कैसे करते हैं? अगर बच्चा डिसिप्लिन है तो उसको हर चीज सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको पता है हमें अपने मम्मी के साथ कैसा व्यवहार करना, पापा के साथ क्या व्यवहार करना। इसमें टेक्नोलॉजी नहीं, ये तो शुरू से चला आ रहा है, ये नॉर्मल सी बात है। चलिए घर से जवाब ओमप्रीत मैडम देंगे। 45-50 साल जब कोई व्यक्ति टीचर रहता है, तो आप रास्ते में भी किसी से मैडम कहो तो जवाब वो देता है। ओमप्रीत मैडम आप बताइए। और बिल्कुल बिल्कुल सर। आज भी हमारे पढ़ाए जो बच्चे हैं ब्रिगेडियर हैं, और वो आज भी हमारे कांटेक्ट में है। कितने बच्चे होते हैं जो वापस वो कहीं रोड पर मिलते हैं तो वो मैडम करके बोलते हैं, ये लोग जैसे आलोक कह रहे हैं। चलिए जवाब ओमप्रीत और जी आप इनकी दीजिए, पेरेंटिंग अब भी ठीक हम है। लोग ने की है। इनकी भी हाँ, बहुत सारी बातें जो थी कि हमें ऐसा ये अच्छा जवाब लगता है। ओमप्रीत जी को देने दीजिए। तो अभी इनसे भी पूछ सकते हैं कि इनकी भी कई ऐसी प्रॉब्लम थी जो रात में 12 बजे उठ के भी हमने सॉल्व की है, नायक मैडम, जब टेक्नोलॉजी नहीं नायक थी। मैडम एक जवाब ओमप्रीत मैडम को देने दीजिए प्लीज। हाँ ओमप्रीत मैडम।
जी सर, हम्म। मैं क्वेश्चन भूल गई एक्चुअली, आपने जो नहीं, मुझसे हमने पूछा ये था। कहा था कि टेक्नोलॉजी बच्चे को सिखाना है, उसके अच्छा, साथ बैलेंस साथ कैसे वैल्यूज। रखना है? जी, तो सर प्रॉब्लम ये है कि जैसे सर ने पहले, अरविंद सर ने स्टार्ट किया था कि एक पेरेंटिंग ऐसे ही अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर हम उसके लिए बेंचमार्किंग कर लेंगे कि मेरे बच्चे को ये चीज़ सिखानी है, वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, वो भी स्पेशली विद चेंजिंग टाइम्स के साथ। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले पेरेंट्स को खुद एक अच्छा एग्जाम्पल बनना चाहिए। मैं और मेरे हस्बैंड जो है, हम डेली अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। मैं अपनी मदर इन लॉ से बात करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी अपने इन लॉ से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से भी बात करते हैं। तो मेरे बच्चे को पता है, वो हमेशा पूछती है कि क्यों आप दादा-दादी से डेली बात करते हो? क्यों नाना-नानी से बात करते हो? क्या हमको अच्छा लगता है, हमारे पेरेंट्स से मैं हर चीज़ बताती हूँ अपने फादर को आज भी। तो उसकी भी आदत धीरे-धीरे ऐसे डेवलप हो गई। ओवर द इयर्स मैं देख रही हूँ, वो आज 10.5 साल की है। पिछले 2 साल से, जब वो 8 साल की थी और आज 10 साल में, उसने इतना मतलब इम्प्रूव किया है। एवरी डे वो, जैसे सर ने बताया, हम उसको पूछ, जैसे ही वो स्कूल से आती है मैं बताती हूँ, पता वेरोनिका आज मेरा ऑफिस का टाइम बहुत टफ था, आज बहुत सारी कॉल्स थी। वो भी बताती है, हाँ मम्मा आज हम लोग गए नहीं खेलने, बहुत ठंड थी। तो धीरे-धीरे आपको एक धीरे, बिकॉज़ वो अब एडोलेसेंस की तरफ जा रही है, जैसे मैम ने बोला टीनेज की तरफ जा रही है, नाउ आई हैव टू बी सेंसिटिव। अब वो गर्ल है तो वो ज़्यादा मेरे से ज़्यादा बात करेगी। लेकिन अगर मैं वहीं स्ट्रिक्ट हो जाऊँगी कि नहीं मेकअप नहीं लगाना, तुम ऐसा क्यों पहन के जा रही हो? वो थोड़ा-सा एक रिस्ट्रेन हो जाएगी, वो मुझे बताएगी नहीं। पूजा, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पूजा सीखे, मेरा कल्चर सीखे, वो काम पहले मुझे खुद करना पड़ेगा, ताकि मैं उसे बता सकूँ, या मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो धीरे-धीरे खुद ही सीखेगी। अब जैसे वो नहा लेती तो आज मैं बोलती हूँ कि चलो आज तुम पूजा कर दो। धीरे-धीरे उसकी इन्वॉल्वमेंट छोटी-छोटी चीज़ों में हमें स्टार्ट करनी पड़ती है। कहीं कुछ खरीदने जाना है तो हम उससे पूछते हैं, वेरोनिका ये ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे पूछे हैं तो मतलब वो जो बोलेगी वही होगा। वो हम डिसीज़न ओवरऑल एज़ अ फैमिली लेते हैं। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी कि नॉट पहले की तरह, हम जैसे पेरेंट्स बता देते थे, बच्चे मान लेते थे, वो नहीं होगा। अब धीरे-धीरे, अब क्योंकि 1 या 2 ही बच्चे हैं, आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा उसको घर के साथ। तो अपने विनोद जी, ऑटोमैटिकली बच्चा सीख जाएगा। डॉक्टर विनोद फोतेदा जी, जैसे मैडम ने एक एस्पेक्ट बताया, एक आपसे और समझना चाहता हूँ कि बच्चे को टेक्नोलॉजी भी सिखानी है और उसे फिजिकल एक्टिविटीज या जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं या दूसरी एक्टिविटीज है उसके प्रति भी उसको समझाना है कि आप शाम को ईमेल चेक मत करिए, या शाम को आप सिर्फ नेट मत देखिए या सोशल मीडिया मत देखिए, आप खेलने भी जाइए, आप कल्चरल एक्टिविटीज भी करिए, ड्रामा भी करिए। तो इसको बैलेंस किस तरह से करना चाहिए विनोद जी? जी, जैसे अभी ओपी जी ने बताया, वो बच्चा जो होता है पेरेंट्स का काफी ज्यादा, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और फैमिली की रिफ्लेक्शन होता है। बच्चे ने जो फैमिली में देखा होता है कि आप अपने परिवार में एक दूसरे से कैसे बात करते हो, आपकी एक्शंस क्या होती है, वो देखता है कि जब आपने बॉदर ही नहीं किया, कभी झूठ बोलते हो आपस में, तो बच्चा भी झूठ बोलना शुरू कर लेता है। वो देखता है जब इनको फर्क नहीं पड़ता, वो देखता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, साइलेंटली साइड में बैठा होता है। उसको लगता है कि पापा ने आज झूठ बोला, मम्मा ने झूठ बोला, ये तो था ही नहीं। तो उसको लगता है ये तो चलता है, तो वो वहीं से झूठ बोलना शुरू करता है। दूसरी बात, जब आप देखते हो, जब अगर आप अपने इंटरेस्ट की चीजें करते हो, बच्चे को समझाते हो कि ये मेरे इंटरेस्ट की चीज है, बेटा हो सकता है आपके इंटरेस्ट की कुछ और होगी, तो वो एक्सप्लोर करने के लिए आप उसको मोटिवेट करते हो कि आपके इंटरेस्ट, जरूरी नहीं जो मेरा इंटरेस्ट का वही बच्चे का हो। मेरे को शायद क्रिकेट खेलना पसंद नहीं आता है, लेकिन मेरे बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद आता है। अब उसमें भी काफी थोड़ा बैलेंस अप्रोच लेना पड़ता है, टाइमिंग होता है, आप उसको कितना, क्यों बच्चे को नहीं पता होता कि वो कितना अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, कहाँ तक जा सकता है। तो आपको उसकी कोचिंग करनी पड़ेगी कि भाई आप विराट कोहली नहीं बन सकते, मतलब डिस्करेज भी नहीं करना है, बट लेकिन आपको उसका असेसमेंट कहीं ना कहीं करके उसके सामने रिजल्ट रखना पड़ेगा कि बहुत ही ज्यादा 24 घंटे क्रिकेट मत खेलो, ये आपके बस का नहीं है। या वैसे ही बाकी चाहे कोई भी कल्चरल एक्टिविटी, अब जरूरी नहीं हर एक डांस नहीं कर पाता है, तो कोई एलिफेंट टाइप का है, वो डांस करने थोड़ी चला जाएगा, उसका कोई और काम है। तो जैसे एलिफेंट का नेचर है, वैसे ह्यूमन नेचर भी है, तो हर हर व्यक्ति जो है डांस ही नहीं कर पाएगा, उसको हो सकता है किसी और चीज की ओर लगाव है। वो चीज भी उसको असेसमेंट करना, पेरेंट्स का काम यही होता है कि अपने बच्चे का असेसमेंट करना और खुद का भी असेसमेंट करना, और खुद का असेसमेंट जो है बच्चे के सामने रखना कि मैं ये काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को इसमें शौक है, मैं ये नौकरी इसलिए कर रहा हूँ, या मैं वो अपना शौक पूरा नहीं कर पाया वो भी बताना। आपको ट्रांसपेरेंटली अच्छी चीजें, ट्रुथफुल रहना बच्चों के सामने ज्यादा ठीक रहता है, तो वो उससे काफी अच्छी लर्निंग होती थैंक यू विनोद जी।
मरकरी बहुत ज्यादा फिसलता है तो उसको हाथ में कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक शेर है कि वो जो हाजिर थे, वो जिन्हें हुनर था पारा पकड़ने का, मान जो लोग मरकरी भी पकड़ लेते थे, वो जिन्हें हुनर हासिल था पारा पकड़ने का, उनके हाथों से उनके बच्चों की उंगलियां फिसल गईं। तो वह मुश्किल काम है अपने बच्चों को अच्छी बेहतर पेरेंटिंग देना, अच्छी बेहतर पेरेंटिंग करना। मैं इस सीरीज को 2-3 बार और आगे ले जाऊंगा और मैं आप लोगों को, शायद हो सकता है कि आप लोग मुझसे गुस्सा भी हो जाए, आप लोगों को सपने में मैं दिखने लगूं 2-3 दिन में, क्योंकि मैं आपको 3-4-5 बार और आप लोगों को परेशान करूंगा, कष्ट दूंगा अलग अलग एंगल्स पे। आज अपन ने बच्चों को समझा कि कितनी टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी है, कितनी दी जानी चाहिए, और पेरेंट कैसे एक अच्छा मॉडल बन के बच्चों के सामने आ सकते हैं ताकि टेक्नोलॉजी का बच्चे सही इस्तेमाल करें। और अगर आपके पास कोई एंगल है, जो चीजें आप समझना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो आप कमेंट करिए, मुझे खबर भेजिए, मुझ तक जानकारी भेजिए, मुझ तक सवाल भेजिए। मैं आपके सवालों के जवाब, जो हमारे साथ अरविंद चौकसे जी हैं, ओमप्रीत मैडम है, विनोद फोतेदार जी हैं, नायक मैडम है, और भी जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे पूछ कर मैं आप सारे लोगों को जवाब दूंगा। और जो भी आप सवाल मुझसे पूछेंगे वो अगले हमारा जो शो होगा उसका सब्जेक्ट भी बनेंगे, और वो सवाल हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। जितने एक्सपर्ट्स हैं, इन लोगों ने 40-40 साल, 25 साल, 20 साल, 30 साल इस विषय में लगाए हैं, उसके बाद ये एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शो को ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने जो बातें की हैं उनको आप एक्सपीरियंस करिए, उनका एक्सपेरिमेंट करिए, देखिए अपने बच्चों के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो जानकार लोग पैनल में बैठे हैं आज, उन्होंने जो सलाह दी है वो हमारे दर्शकों के काम आएंगी, आप सभी लोगों के काम आएंगी। इसको ध्यान से सुनिएगा। अगले बार सीरीज में अगले विषय के साथ मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, और शो को देखने के लिए मैं अपने दर्शकों का भी आभार करता हूँ। आप सबको नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार।